Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 10th history chapter first but part 4. पिछले पार्ट में हमने क्या देखा, जो भी वर्कर ग्रुप था वो सारा का सारा रोड पे आ चुका है, सबने रिवॉर्ड्स कर दिया है। किसके लिए? क्योंकि जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने जो उसके वेजेस था उस पर क्या कर दिया है, बाउंडेड कर दिया, उसको कम कर दिया गया है। पर क्या वो लोग वहां रुकेंगे? नहीं, क्योंकि वो जो जनता का जो आक्रोश है, जनता का जो एंगर है वो अंदर नहीं रुकेगा और साथ में जो चीजें आएगी सामने वो अलग ही तरह से आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1840 एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो लिबरल्स कम्युनिटी है उनका जो रिवोल्यूशन है वो सामने आने वाला है। अब देखो हमने स्टार्ट कहां से किया था, जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है 1848 से हमने स्टार्ट करा था। उनकी जो पेंटिंग थी उससे हमने स्टार्ट करा और वापस हम वहीं पहुंच गए हैं। ठीक है, तो पैरेलल टू द रिवॉर्ड्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड workers in many European countries in the year 1848. A revolution led by the educated middle class was underway. अब जो रिवोल्ट्स करा था वर्कर ग्रुप ने वो तो चल ही रहा है, पर साथ साथ में जो जुसेपी था अपना, जुसेपी मैज़िनी, जिसने अंडर सोसाइटीज बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, उसने जो भी एडमिशंस किए थे वो सारे एजुकेटेड पीपल के थे। और वही एजुकेटेड पीपल का जो रिवोल्ट चल रहा है, जो एक उनकी माइंड थॉट्स जो स्प्रेड हो रही है वो अंडरग्राउंड में चल रही है। यानी ये दोनों चीजें किस में चल रही है? पैरेलल में चल रही है। अब इसका असर, इसका इफेक्ट आगे पड़ने वाला है। दोनों का साथ चला। इन 1848 में ऐसा क्या हुआ कि जो मोनार्की है उसको थोड़ा पीछे हटना पड़ा, वो हम देखने वाले हैं। रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड, या इन दोनों के जो रिवोल्यूशन चल रहा था वो सारा क्या चल रहा था? एक साथ चल रहा था, पैरेलल में चल रहा था। एंड देन इवेंट ऑफ February 1848 in France had brought about the diction of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. मतलब जो दोनों का रिवोल्यूशन था वो आखिरकार उसके अंडर मोनार्की को झुकना पड़ा, मोनार्की को अपने घुटने टेकने पड़े। क्योंकि देखो क्या हुआ था, जब रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्ट हुआ, तो दोनों कम्युनिटी थी, जो वर्कर क्लास था, जो एजुकेशन वर्क से था, वो दोनों सारे दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। और 1848 की जो इवेंट है उसके तहत जो मोनार्क सिस्टम है उसको थोड़ा पीछे हटना पड़ा और उसका जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा? यूनिवर्सल मेल सफरेज हैज बीन प्रोक्लेम्ड। जो वोटिंग था, जो राइट टू वोट था, वो वापस इशू कर दिया गया। यानी जिसको सिर्फ ये था कि वो वोटिंग का सिस्टम है वो सिर्फ एरिस्टोक्रेसी पीपल के लिए ही है, बट बाद में जाके ये चीजें चेंज हो गई और मोनार्क सिस्टम को क्या करना पड़ना पड़ा? ये जो वोटिंग सिस्टम है इसको प्रोक्लेम करना पड़ा। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट exist, such as Germany, Italy, Poland, at the Austro-Hungarian Empire. Men and women of the liberal middle classes combined their demand for constitutionalism with national unification. अब देखो क्या हुआ, जैसे ही एजुकेटेड ग्रुप सामने आया, वो उनका चल रहा था एजुकेटेड सीक्रेट रूप से चल रहा था, और जैसे ही ये वर्कर क्लास जो है उन्होंने रोड पे आया तो क्या करा? इन्होंने उसका फायदा उठाया। तो फायदा उठाकर अब उस वक्त क्या है, कोई भी इंडिपेंडेंट नेशंस एग्जिस्ट नहीं था, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, पोलैंड, कोई भी स्टेट नहीं था एग्जिस्टेंस। एंड मैन ऑन वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन थी, कंबाइन दी डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उनकी जो डिमांड थी वो क्या कर दी? पूरी की पूरी कंबाइन कर दी। अब जहां ये पूरा ग्रुप सारा अलग अलग रिवॉल्ट कर रहा था, अब वो सारा क्या हो गया है? वो साथ में जुड़ गया है। अब जैसे साथ में जुड़ेगा ना तो मोनार्की के लिए क्या होगा? वहां जो मोनार्क सिस्टम है वो एकदम छोटा रह जाएगा, है ना। तो ये पॉपुलेशन, ये मोनार्क, अब यहाँ क्या मोनार्क को झुकना पड़ेगा। तो इसी से वो रीजन क्या हुआ? मेल सफरेज यानी वोटिंग का जो राइट है वो सामने आ गया। किसके लिए? सिर्फ यहाँ अभी मेल के लिए आया है, वुमेन्स के लिए अभी तक कोई भी राइट टू वोट का इशू नहीं हुआ है। They took advantage of growing popular unrest to push their demands for the creation of nation states on parliamentary principles, a constitution, freedom of press and the freedom of association. अब देखो स्टार्टिंग में जब कंजर्वेटिव आया था 1815, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो मोनार्की है
उसने क्या करा, उसने जो सेंसरशिप लगा दी थी और प्रेस को पूरी तरह से बाउंड कर दिया कि वो अपनी मर्जी से कोई भी न्यूज़पेपर रिलीज नहीं कर सकता। और वहीं से जब ये रिवोल्ट हुआ तब जो जितने ग्रुप थे वो सारे एक साथ हो गए, और एक साथ होकर जो उनकी डिमांड है वो भी साथ में हो गई। और डिमांड क्या थी, पहले थी वेजेस के लिए, फूड के लिए, अब वही डिमांड आगे इसके लिए आ गई, नेशनल इंस्टीट्यूट यानी यूनिफिकेशन के लिए आ गई, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ गई, और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी अब इसको क्या चाहिए, अब इन लोगों को जो प्रेस है उसकी फ्रीडम भी चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कोई भी आर्टिकल सही है वो छाप सके। नेक्स्ट है आर्टिकल है जो एक न्यूज़पेपर में छपा है, थोड़ी सी डिबेट हुई है। अब इसमें क्या है, हाउ लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइन। अब वुमेन के लिए जो लिबर्टी है, जो इक्वलिटी है, वो कैसे डिफाइन करते हैं। अलग अलग जो पॉलिटिशियन है उनके अलग अलग क्या है व्यूज हैं। सबसे पहले द लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेल्कर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग व्यू। कौन है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर है कार्ल वेल्कर। वो व्यूज में क्या कहते हैं कि नेचर हैज क्रिएटेड मैन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, मैन द स्ट्रॉन्गर द बोल्डर एंड फ्रीयर ऑफ द टू हैज बीन डेजिग्नेटेड एज a protector of the family. It is provider meant for public task in the domain of law, production, defense. जो मैन है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किन में से, मैन और वुमन में से जो मैन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो क्या करता है, उसका काम है फैमिली को प्रोटेक्ट करना, बस इसी से। और जो डोमेन जो लॉ डोमेन है वो उसको फॉलो करना है, और वो उसी के लिए बना है। And women, the weaker, dependent and timid, require the protection of man. और जो woman है वो weaker है, dependent है दूसरों पर, तो उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए प्रोटेक्शन चाहिए उस मैन की, यानी जो मैन है उनकी प्रोटेक्शन चाहिए किसको, वुमेन को। हर स्फेयर इज द होम, कि उनका जो स्फेयर है, जो पूरा वर्ल्ड है वो किसमें है, सिर्फ घर में रहने में है। द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चों की देखभाल करना। द नर्चरिंग ऑफ द फैमिली, और जो फैमिली है उसका जो भरण पोषण या फिर पालन पोषण है वो उनका करना है। किनका काम, वुमेन का। और ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के मेंबर हैं, क्या नाम है उनका, कार्ल वेल्कर, वो ये बात बोल रहे हैं, है ना। अब ये पूरा का पूरा आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में, और जब इसको सारे जब पढ़ेंगे लोग तो वो अपने व्यूज पे इन पे देंगे। And do we require any further proof that gives us such differences, equality between the sexes would only endanger harmony and destroy the dignity of the family? अब ये बोल रहे कि इसके अलावा हमें कोई प्रूफ चाहिए कि इनका आगे बढ़ना जो फैमिली की डिग्निटी है उसको हार्म करता है। किसका, जो वुमेन की लिबर्टी है, वुमेन की इक्वलिटी है, वो हार्म करेगी किसकी डिग्निटी को, फैमिली की डिग्निटी को। ये बातें बोल रहे हैं। एंड सेकंड है लुइस ऑटो पीटर्स, जिनका 1890 से 95 was a political activist who founded a women's journal and subsequently a feminist political association. The first issue of her newspaper 21st April 1849 carried the following editor. अब उन्होंने क्या है, ये इनका पढ़ा, अच्छा इन सर ने ये कहा है, तो इस पर एक क्वेश्चनिंग करते हुए, एक आर्टिकल करते हुए उन्होंने 21 अप्रैल 1849 को अपना एक नया आर्टिकल पब्लिश करा। उसमें लिखा है, लेट अस आस्क हाउ मेनी मैन possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty। बोलते कि चलो पूछा जाए कि कितने जो लोग हैं, कितने जो मेन हैं मेल, वो कितने लिबर्टी के लिए अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human beings, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सबके लिए फाइट करने के लिए तैयार है। when asked this question they would all to easily respond with a yes, कि जब हम उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या बोलेंगे, इजीली बोल देंगे हाँ हम सब क्या है, मरने के लिए तैयार है, एक नेशन के लिए मरने के लिए तैयार है। तो their uttering effort are intended for the benefit of only one half of humanity, men। और जबकि उनका मतलब क्या होगा कि वो सिर्फ उतनी ही लोगों के लिए फाइट करेंगे, वो क्या है, सिर्फ
बट लिबर्टी इज इनडिविजिबल, मतलब लिबर्टी को हम डिवाइडेबल नहीं कर सकते. फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री, और इसको अनफ्री के द्वारा टॉलरेट नहीं किया जा सकता. एन एनोनिमस रीडर ऑफ द सेम न्यूज़पेपर सेंड द फॉलोइंग लेटर टू द एडिटर ऑफ 25 जून 1815. सेम एक एनोनिमस है, अनजान है, उन्होंने एक लेटर भेजा है न्यूज़पेपर को. कब भेजा है? 25 जून 1815 को. कब? ये जब पूरा पब्लिश हो गया उसके बाद उन्होंने लेटर भेजा कि इट इज इंडीड रिडिकुलस एंड अनरीजनेबल टू डिनाई वुमेन पॉलिटिकल राइट्स इवन दो दे एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी विच दे मेक यूज ऑफ. ये सब जो प्रॉपर्टी का जो राइट्स है वुमेन के पास, ये सब एंजॉय करने के बाद आप ये बोलते हो कि फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, वुमेन को राइट्स नहीं है, वोटिंग सिस्टम में राइट्स नहीं है, सफरेज नहीं है, ये पूरा का पूरा बोल लो क्या सही है? तो बोला पूरी तरह से मैं क्या करती हूँ, इसको डिक्लाइन करती हूँ. एंड दे परफॉर्म फंक्शंस एंड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट हाउएवर गेटिंग द बेनिफिट्स दैट एक्यू टू मैन फॉर द सेम. और ये बोल रही है कि जो वुमेन है वो बिना किसी सेल्फिश के, यानी बिना किसी सेल्फ उनके कोई भी फायदे के, बिना कोई फायदे के वो क्या करती है, अपनी जो फैमिली है, अपनी जो सोसाइटी, उनके लिए कर रही है कुछ ना कुछ, और बहुत कुछ कर रही है. वो फैमिली को संभाल लेती है, वो प्रॉपर्टी को संभाल लेती है, वो सबको संभाल लेती है बिना कुछ वापस ये सोचे कि हाँ मुझे कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा. वाई दिस इनजस्टिस? जबकि मैन जो है वो हमेशा क्या रहता है, वो सोचता रहता है भाई हाँ मुझे अब कुछ मिलेगा, यानी सेल्फ, खुद की सेल्फ से करता है. तो इतना इनजस्टिस क्यों? It is not disgrace that even the stupidest cattle herder possess the right to vote. कि जो कैटल हर्डर है सिर्फ उनको राइट्स दिए गए, मतलब जो मेल है सिर्फ उनको राइट्स, जो बद्दे से बद्दे लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको भी राइट्स दिए गए हैं. किसके? वोटिंग के लिए. सिंपली बिकॉज ही इज अ मैन, सिर्फ इसलिए कि वो कौन है, वो एक मैन है. Whereas highly talented women owning considerable property are excluded from this right even though they contribute so much to the maintenance of the state. जबकि बहुत सारे ऐसे फीमेल हैं, वुमेन हैं, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है और काफी कुछ वो कंट्रीब्यूट करती है नेशन के लिए, अपने स्टेट के लिए, फिर भी उनको सिर्फ इसलिए कि वो मेल नहीं है, उनको क्या कहते हैं, उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा. क्या इतना इनजस्टिस होना चाहिए? ये क्वेश्चनिंग चल रही थी किसके ऊपर? न्यूज पेपर के जो आर्टिकल्स थे उसके अंदर. अंडरस्टैंड? जब प्रिंट हुआ तो लोगों की जो थिंकिंग थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी, और एंड द फाइनल हम देखेंगे कि दोनों को, यानी मेन और वुमेन को, दोनों को इक्वल राइट्स मिले हैं. तो वही बात है कि जो ये सारा प्रोसेस हुआ वो सिर्फ एक दिन या एक रात में नहीं हुआ. हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, बस टाइम और डेट हमेशा चेंज होती है. रिमेंबर? और जैसे ये रिवोल्यूशन है अभी इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, फिर नेशनल लेवल पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी इसका इफेक्ट हम बाद में इंडिया पर भी देखेंगे, और इसी का इफेक्ट पूरे का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी पड़ेगा. तो ये सारा कुछ छोटी सी बात नहीं, इट्स नॉट ए स्मॉल टॉपिक, इट्स अ वेरी ह्यूज. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class, professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt, then decided to vote for all German National Assembly. वोटिंग का राइट्स हुआ सबके लिए, सिर्फ मैन के लिए हुआ. तो जितने भी मैन पॉपुलेशन थी, जितने भी थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, आर्टिसंस थे, वो सारे एक साथ आगे कहाँ आ गए? फ्रैंकफर्ट में, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, और डिसाइड किया क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. जितनी भी नेशनल असेंबली है सबको सब क्या करेंगे? हम वोट देंगे. जितनी भी पॉपुलेशन थी सिर्फ मेल्स की, क्योंकि हमने अभी देखा जो वोटिंग राइट था वो सिर्फ मेल के लिए था. जो मोनार्क था वो एग्री करता है सिर्फ मेल के वोटिंग राइट पर. रिमेंबर? ऑन 18 मई 1848, कब की बात करेंगे हम? 18th of May 1848, 831 elected representatives march in festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convent in the Church of St. Paul. अब 831 जो पार्टिसिपेंट थे, जो इलेक्टेड हो गए थे उस वोटिंग सिस्टम से, वो सारे के सारे मार्च कर रहे हैं किसकी तरफ? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में. और सबने अपनी अपनी सीट ले ली. जो मीटिंग थी वो चर्च
सेंट पॉल में हुई थी। कहाँ मीटिंग हो रही है? चर्च सेंट पॉल में हुई है। और 831 जितने भी इलेक्टेड पर्सन है वो सारे के सारे उन्होंने अपनी सीटिंग्स वहां ले ली है। एंड दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं फॉर ए जर्मन नेशन, जर्मन नेशन के लिए, टू बी हेडेड बाय द मोनार्की, मोनार्की से सब्जेक्ट टू बी पार्लियामेंट। अब क्या होना चाहिए? 831 इलेक्टेड हुए सबके वोटिंग से। अब वो सारे के सारे सेंट पॉल में इकट्ठे हो चुके हैं, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में सारे डिमांड कर रहे हैं किसके लिए? एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। किसके लिए? जर्मन के नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। अब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ वहां के किंग है, जो भी डेप्यूटीज हैं वो ऑफर कर रहे हैं उनको क्या? क्राउन। अब वो क्राउन पहनाने जा रहे हैं किंग को, बट किंग ऑफ प्रशिया ही रिजेक्टेड एंड इट जॉइंड अदर मोनार्क्स टू ओपोज द इलेक्टेड असेंबली। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब क्या हुआ? जितने भी डेप्यूटीज थे सारे के सारे सामने आए और उन्होंने जो विलियम फ्रेडरिक है, जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ है, जो किंग है ऑफ पर्शिया है, उनको क्राउन ऑफर करा। बट वो क्या कर रहे हैं? अब क्राउन को रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब वो ये डिमांड नहीं चाहते। क्यों? इट एंड जॉइन अदर मोनार्क। अब उन्होंने क्या करा है? जो दूसरे मोनार्क है जो नहीं चाहते कि ऐसा जो ये एक सिस्टम हो, वोटिंग सिस्टम हो और वो इलेक्टेड पर्सन आ गया है, तो उन्होंने क्या करा? मोनार्क का सपोर्ट लिया और जो असेंबली है उसको इरोड करने की कोशिश करी। फिर क्या हुआ? While the opposition of the aristocracy and military became stronger, और जैसे ही जो एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हुए, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। जो सोशल पार्लियामेंट था उसको क्या कर दिया गया? उसको एक तरह से फिनिश कर दिया गया, एंड कर दिया गया, टोटली इरोड कर दिया गया। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, चर्च ऑफ सेंट पॉल। अब यहां देखो, एक फीमेल का है डायग्राम जिसको एक एज ए फ्रीडम शो कर रखा है और पूरे के पूरे पार्लियामेंट में सबके सब लोग बैठे हैं। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ऊपर है वो सारे फीमेल्स हैं, सारी वुमेन्स हैं, उनको भी बुलाया गया है। किस लिए? सिर्फ भीड़ करने के लिए, जबकि उनका कोई भी इसमें इंटरनल अफेयर नहीं है, बट फिर भी उनको सिर्फ बैठने के लिए बुलाया गया है। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, और जो सबसे ज्यादा संख्या थी, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ थे, वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थे, who resisted the demands of worker and auditions and consequent lost their support. अब क्या हुआ? सबसे ज्यादा इसमें मिडिल क्लास थे। अब जो पीपल्स थे, जो मिडिल क्लास से ऊपर थे, जिनको मिडिल क्लास सोसाइटी का सपोर्ट मिला हुआ था, उन्होंने क्या करा? वो भी एरिस्टोक्रेसी के सपोर्ट में चले गए। और वो जैसे ही एरिस्टोक्रेसी सपोर्ट में चले गए, जो पूरा का पूरा मिडिल क्लास है उनसे अपना सपोर्ट हटा लिया। पर जैसे ही सपोर्ट होगा तो वहां क्या हो जाएगा? एक तरह से आप कह सकते हो दंगा हो जाएगा। इट्स टाइप ऑफ वॉर। इन द एंड ऑफ ट्रूप्स वर कॉल्ड, इन द एंड द असेंबली वाज फोर्स डिसबैंड। और फिर जो यहाँ किंग थे, जो एरिस्टोक्रेसी पीपल थे, उन्होंने क्या करा? ट्रूप्स को बुलाया, जो सैनिकों को बुलाया, और जो पूरी की पूरी पार्लियामेंट है उसको रद्द कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स to women was controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively. Over years, women had formed their own political associations, founded newspaper and taken part in political meeting and demonstration. अब देखो, जो मुद्दा उठाया था, जो न्यूज़पेपर वाले ने मुद्दा उठाया था, कि हमने पीछे देखा अभी कार्ल ने, जो यहाँ कार्ल वेकलर है, इन्होंने जो डेफिनेशंस थी एज ए वुमेन दी, और उसके बाद जो डिस्प्यूट हुआ न्यूज़पेपर पर, उसका इफेक्ट वुमेन्स पर बहुत ज्यादा पड़ा। और उसी इफेक्ट में जो सबसे ज्यादा जो टॉपिक था, मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक था उस टाइम का, वो था राइट्स टू वुमेन का। और उसी के बदौलत विद इन द लिबरल मूवमेंट, जैसे जैसे लिबरल मूवमेंट चल रहा है, उसी के साथ साथ जितनी वुमेन्स है वो सारी क्या हो गई है? एक्टिव हो गई है। एंड वुमेन हैड participated actively over the years, had formed their own political association, और काफी लंबे समय टाइम से वो क्या कर रही है? अपनी पार्टी बना रही है, न्यूज़पेपर फाउंड किए हैं, यानी काफी सारे उनमें से न्यूज़पेपर ओनर भी है, एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल
मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन और जितने भी पॉलिटिकली मीटिंग हो रही है, जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, सब में जो वुमेन्स है वो एक्टिवली पार्ट ले रही है। अब देखो जो मेल पार्ट कर रहा है साथ साथ में जो रिवोल्ट्स के लिए, अब उनके साथ साथ में जो फीमेल्स क्लास है, जो वुमेन क्लास है, वो भी हम इनके साथ में जोड़ेगा। जो पॉपुलेशन बाइंड अप होगा रिवोल्यूशनरीज का, वो इट्स अ ह्यूज, बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा इनका। एंड डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। और इन्हीं सब कारणों से जब असेंबली हुई तब उनको जो वोटिंग सिस्टम था उससे क्या कर दिया गया, उससे डिनाइड कर दिया गया। और साथ में जो अभी फ्रैंकफर्ट में हमने देखी जो मीटिंग चल रही थी, वही व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड in the church of St. Paul, women were admitted only as observed to stand in the vision gallery। जो विजन गैलरी में हमने देखा था जो वुमेन्स बैठी थी और साथ में फोटो भी लगा रहा था, वो सिर्फ एज ए पब्लिक था, ओनली एडमिटेड, सिर्फ अटेंड करने के लिए था और कुछ नहीं था, उनको राइट्स नहीं मिले हुए थे। एंड थो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्डर। और जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने ट्राई करा फोर्सेस, जो जितने भी लिबरल मूवमेंट हो रहे थे उनको दबाने की कोशिश करी। और जो पहले जो मोनार्की सिस्टम चल रहा था, जो कंजर्वेटिव था 1815, जिनको ये हटा चुके थे बाद में, उनको वापस अप्लाई करने की कोशिश की, ट्राई करा। बट इतना सब होने के बाद क्या वो पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल नहीं हुआ। एंड कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। और वो जो ओल्ड ऑर्डर है उसको वापस लाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं चीजें ये हैं कि एक बार जो हो गया, जो रिवोल्यूशन हो चुका है, वो जितने भी पीपल हैं उन लोगों के माइंडसेट में ये सेट है कि हम एक बार अगर रिवोल्ट कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे, हम बाद में भी कर सकेंगे। और जब एजुकेटेड ग्रुप सामने आ रहा है तो उनकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो रही है। एंड मोनार्क वाज बिगिनिंग टू रियलाइज दैट दिस साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब जो मोनार्की सिस्टम है ना, वो अब रियलाइज कर रहा है कि भाई जितना भी हमने प्रेशर मारा है उन पर, और उसी प्रेशर से हम अगर आगे चलते रहे तो हमारा रहना भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी पॉसिबल ये करो कि हम भी साथ में चलते रहे और जो जितने पॉपुलेशन है वो हम सबसे एग्री रहे। तो इसका मतलब क्या था कि उन्होंने क्या, साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन रिप्रेजेंट कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन। यानी इन सब चीजों को, जितना भी रिवोल्यूशन हो रहा है उनको रोका जा सकता है। कैसे? अगर पॉपुलेशन जो है उनकी जो डिमांड है उनसे हम कुछ तक एग्री कर दे तो मे भी पॉसिबल है जो रिवोल्ट्स है वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। तो कंसेशन टू द लिबरल नेशनल रिवोल्यूशनरीज एंड हेंस इन द years after 1848 the autocratic monarchy of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। 1815 में क्या हुआ था? 1815 में सर ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। अब ट्रीटी ऑफ वियना से पहले कौन कौन से कोड चल रहा था? आपको याद होगा हमने एक नेपोलियन कोड की बात करी थी। हालांकि वो बाद में जाके थोड़ा इतना एप्लीकेबल नहीं रहा, पर मोनार्कियल सिस्टम के लिए तो वो एकदम पावरफुल सोर्स था। तो उन्होंने क्या करा, जो सिस्टम पहले चल रहा था, जो वेस्टर्न साइड में 1815 से पहले सिस्टम चल रहा था, तो वही क्या करा मोनार्की का, हम वो वापस अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो रिवोल्ट्स हैं वो थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे और हम हैं वापस जो एज ए किंग है, हम वापस क्या करेंगे, हमने पावर को, अपनी जो पावर है उसको हम रिस्टोर कर पाएंगे। सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रशिया। अब जितने भी सर्फडम थे, जितने भी बंधुआ मजदूर थे या फिर जो किसान थे जो किसी के अंडर में काम कर रहे थे, उन सब का जो एक तरह लीगल अथॉरिटीज है, जो लीगल रूप से वो काम कर रहे थे, उन सब को जितने भी बाउंडेड, वो सब की सारी बाउंडेशन क्या कर दी गई, हटा दी गई। कहाँ होती? हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड रशिया। और जो भी हैब्सबर्ग के अंडर में था सारा का सारा एरिया और रशिया का एरिया, उन सब में सर्फडम एंड बाउंडेड लेबर्स वर एबोलिश। सबको क्या कर दिया गया, सबको फ्री कर दिया गया। अब जैसे ही जो मिडिल क्लास से नीचे वाले, लोअर क्लास वाले पॉपुलेशन है, उनको जो जैसे सर्फडम है, बाउंडेड लेबर है, उनको फ्री कर दोगे तो एक तरह से जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन पर कि हाँ अब जो मोनार्की सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी
टू द हंगेरियन इन 1867। अब क्या करा, जो हैब्सबर्ग के रूलर थे उन्होंने बहुत सारे जो राइट्स हैं वो सारे क्या कर दिए, ग्रांटेड कर दिए हंगेरी में। कब करे थे, 1867 तक आते आते सारे के सारे राइट्स क्या हो गए, ग्रांटेड होने लगे, स्लो डाउन। यानी जो रिवोल्यूशन चला था उसका कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, किस पर, जो मोनार्की सिस्टम उस पर भी पड़ा है, जो पॉपुलेशन है उस पर भी पड़ा है। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। आपसे सब क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एक आर्मी एक नेशन को आर्किटेक्ट कर सकती है? इसका जवाब आपको आगे वाले स्लाइड में मिलने वाला है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 तक आते आते जो रेवोल्यूशन का जो आइडिया था, जो नेशनलिज्म के लोग थे, उनसे फॉर अवे चला गया था। क्यों? क्योंकि वहां के जो मोनार्क थे उन्होंने ही जो ये नेशनलिज्म का आइडिया था अप्लीकेबल करना स्टार्ट कर दिया था, और जो वहां की जनता चाह रही थी कि नेशनलिज्म रिवोल्यूशन हो, और वो आइडिया जो स्लो डाउन हो गया सिर्फ मोनार्क की वजह से, बिकॉज दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि इनके बिना इस मोनार्क को, हमारी मोनार्क को स्टेबलिश करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अब वहां के जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, जो भी रिवॉल्यूशनरी आइडिया चल रहे थे उस वक्त, तो वहां के जो मोनार्क है उनको क्या हुआ, रियलाइज्ड हुआ कि हमें भी अपनाना चाहिए। तो नेशनल सेंटिमेंट्स वर मोबिलाइज्ड, जितने भी कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने सबने स्टार्ट कर दिया मोबिलाइज करना। क्यों? बिकॉज प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। क्योंकि वो चाहते थे कि ये एक्सेप्ट करके हम क्या करें, जो हमारी डोमिनेशन है, हमारी जो मोनार्क है उसको वापस रीस्टोर कर ले, जो हमारी पावर है उसको और स्ट्रांगली हम क्या करें, यूरोप में बिल्ड कर ले। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड स्टेटस। और ये जो पूरा का प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा जब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होगा तब। और जो यूनिफिकेशन होने वाला है ये अकॉर्डिंग टू मोनार्क होने वाला है। जो वहां के पॉपुलेशन है वो नहीं करने वाली, जो यहाँ के रेवोल्यूशनर्स है वो नहीं करने वाले। अब जो इसका जिम्मा है, इसकी जो लीडरशिप है वो वहां के मोनार्क करने वाले। तो आइडिया कैसे आइडिया चेंज हो रहा है, जैसे ही जो मोनार्क सिस्टम है उन्होंने स्टार्ट करा रियलाइजिंग करना, तो जो नेशनल सेंटिमेंट्स है वो भी उन्होंने क्या कर ले, मोबिलाइज करने स्टार्ट कर दिए। एज यू हैव सीन nationalism feeling were widespread among middle classes Germany, who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation states governed by an elected parliament। अब देखो इस स्लाइड से, इस क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास में एक पार्लियामेंट बैठा था, उस फोर्ट में पार्लियामेंट बैठा था, और उस पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि जो 831 इलेक्टेड पर्सन थे उन सब ने डिसाइड किया कि जर्मन जो स्टेट है उसको क्या करेंगे हम, यूनिफिकेशन का आइडिया उन्होंने दिया। पर वो जहां की एब्सोल्यूट मोनार्की थी उन्होंने क्या करा, उसको डिसमिस कर दिया। क्या कर दिया? उसको डिसमिस कर दिया पूरे के पूरे आइडिया को, और जो वो सभा थी वहां पार्लियामेंट, उसको डिस्ट्रॉय करके सबको घर भेज दिया वापस। तो वो आइडिया आगे नहीं जा सका और वही क्या हो गया, फिनिश हो गया। पर लोग तो फिर वही चाहते थे कि जो जर्मन स्टेट वो क्या हो, यूनिफिकेशन हो। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर repressed by the combined forces of the monarchy and military supported by the large land owners called Junkers of Persia। अब जो वहां की पार्लियामेंट थी उसको पूरी तरह क्या कर दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया बाय द कंबाइंड फोर्सेस, मोनार्की और मिलिट्री, उन दोनों की कंबाइंड फोर्सेस के थ्रू। और वहां उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला, सबसे ज्यादा जो मोनार्की जो आर्मी को सपोर्ट मिला वो वहां के लैंड ओनर्स का मिला, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें थी उनका सपोर्ट मिला। और उनको क्या बोलते हैं, दे कॉल्ड जंकर्स, उनको जंकर्स बोलते हैं। उनका सपोर्ट भी इस आर्मी को मिला, प्रशिया को मिला पूरे के पूरे। तो क्या हुआ, वो जो पार्लियामेंट था वो पूरा का पूरा डिसमिस हो गया। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और जस्ट उसी के बाद से ही जो प्रशिया था उसने क्या उठाया, अब उसने लीडरशिप ले ली है कि और कोई नहीं तो उसका जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन कौन, हम करेंगे। अब यहाँ जो पॉपुलेशन जो रिवॉल्ट चल रहे हैं वो बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, वो अलग ही चल रहे हैं, पर यहाँ की जो अब लीडरशिप है वो यूनिफिकेशन की किसने ले ली है,
पर्शियन ने, किसने ले ली है? पर्शियन लीडरशिप ने। वहां जो पर्शियन के लीडर्स है उन्होंने अब पूरी लीडरशिप ले ली है यूनिफिकेशन की। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वान बिस्मार्क। अब ये जो ऑटो वान बिस्मार्क है ये मुकेम्बो है। कौन है ये? विलेम मुकेम्बो है एक तरह से। वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। वहां का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वान बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट, और उसी का सारा आइडिया था क्या? प्रोसेस टू कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी। और ज्यादा जो यूनिफिकेशन का आइडिया था वो प्रशियन आर्मी की हेल्प से ही पॉसिबल था। ये आइडिया किसका था? ये ऑटो वान बिस्मार्क का था। और इसका जो कैरेक्टर है वो एज ए विलेन मुकेम्बो दिखाया गया है। 3 wars ओवर 7 years, टोटल 7 years के अंदर 3 wars कंप्लीट की गई, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री। इन तीनों को क्या कर दिया गया? इन तीनों को हरा दिया गया वॉर के अंदर। 7 years के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था वॉर के अंदर। टोटल 7 years के अंदर वो टोटल वॉर हुई थी। एंड जो इसका एंड रिजल्ट था वो था पर्शियन विक्ट्री, यानी जो पर्शिया था उसकी क्या हो गई? विक्ट्री हो गई एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और साथ ही साथ हमारे सामने आता है यूनिफिकेशन किसका? जर्मनी का। तो जो आइडिया था वॉर का आइडिया था वो किसका था? ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिसको मैंने कहा कि ये मुकेम्बो ऑफ द यूरोपियन हिस्ट्री था। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट was proclaimed German emperor in ceremony held at Versailles। अब वर्साई का जो फोर्ट है वहां सेरेमनी की गई और जो किंग विलियम है उनको अब क्या एम्परर इंट्रोड्यूस किया गया पूरे जर्मन का, यानी जर्मन का उनको एक तरह से सम्राट क्या कर दिया गया? बना दिया। तो ये वर्साई का हॉल ऑफ मिरर्स बोलते हैं इसको। ऐसा ही एक हॉल ऑफ मिरर्स अपने इंडिया में भी है। इंडिया में आगरा में हॉल ऑफ मिरर्स है, वो भी बिल्कुल इसीलिए फेमस है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साई। जो वर्साई का जो फोर्ट है उसके अंदर हॉल ऑफ मिरर है, इसके अंदर सारी असेंबली हुई थी, जिसमें जो विलियम किंग है उनको क्या कर दिया गया? उनको जर्मन का एम्पायर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, है ना। तो आपने देखा कि जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ना होकर अकॉर्डिंग टू मोनार्की रहा है। अंडरस्टैंड? ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 an assembly was held comprising the princes of the German states, representative of the army, and important Persian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in unheated hall of mirrors in the place of Versailles to proclaim the new German empire headed by the Kaiser William I of Prussia। यानी अभी ये 18 जनवरी 1871 को फिर से क्या हुई? एक असेंबली हुई बहुत कड़कड़ाती ठंड में। अब जर्मनी जो नया यूनिफिकेशन है उसको किंग आएगा तो सबसे क्या करेगा? सबसे मीटिंग करेगा। जो मीटिंग होने वाली थी वो इतनी ठंड में भी रखी गई, उसको पोस्टपोन नहीं किया गया। एंड वहां कौन कौन लोग थे? वहां प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, जो जितने भी जर्मन स्टेट के प्रिंसेस थे, जितने भी राजकुमार थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी और जितने भी आर्मी के जनरल्स वगैरह थे वो सारे वहां थे। इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग यहाँ मुकेम्बो भी आया था, चीफ मिनिस्टर ऑटो वान बिस्मार्क। गैदर्ड इन अनहीटेड हॉल, बहुत ठंडा हॉल था, हॉल ऑफ मिरर्स जिसको मैंने कहा है, इन द प्लेस ऑफ वर्साइल, जो कहाँ है? जो वर्साइल के फोर्ट में है। टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, जो नया जर्मन एम्पायर है उसको स्टेबलाइज, उसको एक पूरे तरह से एक एज ए जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और ये सारा किसके अकॉर्डिंग हुआ था? बाय काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया, जो पर्शिया का किंग था काइजर विलियम फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग सारा चल रहा था ये। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Persian state power। और जो ये नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस था जर्मनी का वो एक तरह का डेमो था। किसका? डोमिनेशन ऑफ पर्शियन पावर, जो पर्शियन स्टेट की पावर थी उसको एक शो ऑफ करने का एक तरह का एक यूनिफिकेशन सिस्टम था, जिसने पूरे के पूरे जर्मनी को ये दिखा दिया कि पर्शियन पावर कितना स्ट्रांग है। एक्चुअली ये इसीलिए ये जर्मनी का यूनिफिकेशन किया गया था ताकि पर्शिया जो है वो एक्चुअल पावर में उस वक्त आ सके।
The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। और जो नया जर्मन स्टेट है वो इम्फेसाइज करता है फोर्सफुली जो मॉडर्नाइजेशन है उसको सपोर्ट करता है, नई करेंसी के लिए सपोर्ट करता है, जो बैंकिंग सिस्टम, जो लीगल सिस्टम चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम, उन सबको जर्मनी के अंदर क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी फोर्सफुली इनको सबको क्या करेगा, अप्लाई करेगा। पर्शियन मेजर्ड एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। यानी अब क्या है, जो पर्शियन का ये सारा यूनिफिकेशन रहा वो पूरे के पूरे जर्मनी के लिए क्या हो गया, एक मॉडल हो गया। क्या हो गया, एक मॉडल, मतलब हिस्ट्री में एक तरह से गोल्डन वर्ड साबित हुए हैं पर्शियन की। ये पर्शियन जो पावर्स है वो कितनी स्ट्रांग है और पूरा का पूरा जर्मनी में ये मॉडल स्टेबलाइज हो गया कि किसने करा ये सारा, ये पर्शियन पावर ने ही जर्मनी का यूनिफिकेशन करा है। लेट्स सी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 टू 71। दिस इज द मैप। अब मैप में देखो क्या देखोगे आप, सबसे पहले पर्शियन पावर, ये पूरी की पूरी जो आप देखने वाले हो ये सारा का सारा ये पर्शियन पावर्स थी। अब जैसे अकॉर्डिंग टू मैप आप देखोगे कि जो पर्शियन पावर था उस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल था और जो इनका ओनिंग एरिया था वो बहुत ज्यादा यूज था। अब जो ये फर्स्ट है वो पर्शियन ऑस्ट्रो वार में इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने विन कर लिया था। अब ये पर्शिया ने जो फर्स्ट वॉर में विन किया था ये पूरा का पूरा एरिया। अब उसके बाद जो ग्रीन है वो ऑस्ट्रियन एम्पायर है और ये ग्रीन, ऑरेंज एंड ये ब्लू, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है जो 7 इयर्स में वॉर हुई थी, टोटल 7 इयर्स के अंदर ये वॉर हुई थी और 3 जो स्टेट्स थे, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इन तीनों को डिफीट करके जो पूरा का पूरा पर्शिया है इसने जर्मनी स्टेट को क्या करा, स्टेबलाइज करा। तो ये मैप ऑफ जर्मनी है टोटली जो पर्शिया ने विन करा था। नेक्स्ट है इटली यूनिफिकेशन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो ओटो वन बिस्मार्क था वो क्या था, वो मुकेम्बो था। अब ये जो फोटो आप देख रहे हो ये वर्साई के उसी फोर्ट की है जहां हॉल ऑफ मिरर्स में जो पहली असेंबली हुई थी, जहां 831 जितने भी इलेक्टेड पर्सन इकट्ठे हुए थे और उस जो पार्लियामेंट असेंबली को बाद में डिस्प्यूट कर दिया गया था वो अकॉर्डिंग टू ओटो वन बिस्मार्क था। और वहां का जो एज ए सिनेरियो रहा था एज ए आर्टिशियन, तो आर्टिशियन ने ओटो वन बिस्मार्क को एज ए मोकेम्बो वहां शो किया। मतलब इतना खतरनाक था कि लोग इससे सिर्फ डरते थे। तो अब ये देखो इसका क्या है, चाबुक है इसके हाथ में, मतलब ये दिखा रहा है, इट शोज कि इसका पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट का कंट्रोल था वो ओटो वन बिस्मार्क के हाथ में था। यानी ऑफिशियली ये इन फ्रंट ऑफ आगे नहीं था बट अनऑफिशियली इसका पूरा का पूरा कंट्रोल तो था वो पूरे के पूरे असेंबली पर था। Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. अब जर्मनी के जैसे ही बिल्कुल बात करोगे इटली की भी बहुत लंबी जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है वो सारा सारा बहुत लंबा रहा। किसी का भी जो हिस्ट्री देखोगे आप वो इन शॉर्ट कभी भी खत्म नहीं हुई। जो भी रिवोल्यूशन हुआ है बहुत लॉन्ग टाइम की प्रैक्टिस के बाद ही वो पॉसिबल हो चुका है। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg। और जो इटालियंस थे वो भी हैब्सबर्ग में अलग अलग डायनेस्टी अलग अलग स्टेट्स में रह रहे थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडल में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था और जहां का जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का रूलर है वो इन 7 पार्ट्स में भी रूल कर रहा था। of which only one Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house। अब जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो रूलर था वो इटालियन प्रिंसली हाउस से था। तो एज प्रिंसली हाउस के अकॉर्डिंग वो पहले से क्या था, सत्ता के अंदर आ चुका था, उस मोनार्की अपनी स्टेबलाइज कर चुका था पहले से ही। तो जब इटली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था तो कौन था वहां का रूलर, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का रूलर था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन, जो हैब्सबर्ग का नॉर्थन एरिया था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था। द सेंटर वाज रूल बाय द पोप, और जो सेंटर का पार्ट था वो किसके अंडर में था, वो रूल के अंडर में था, सॉरी पोप के अंडर में था। एंड द साउथर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन, और जो साउथर्न का एरिया था वो पूरा का पूरा बर्बन के अंडर में था। और बर्बन वही है जब नेपोलियन यूरोप में एंटर करा था तो उसने क्या करता था, उसको डिफीट करके पूरा का पूरी सत्ता खत्म कर दी थी। पर ट्रीटी ऑफ वियना यानी 1815 के बाद ये वापस क्या आ गया, पावर में आ गया था।
अंडरस्टैंड? Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. जबकि पूरे के पूरा जो इटली था वहाँ इटालियन लैंग्वेज पूरी की पूरी यूनिफिकेशन रूप से पूरी एप्लीकेबल नहीं थी. लोग आज भी डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए. ड्यूरिंग द 1830s Giuseppe Mazzini had sought to out together a coherent program for unity of Italy. और 1813 तक आते आते जो जूसेपी मैज़िनी है उसने इटली के यूनिफिकेशन के लिए एक और प्रोग्राम, एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसको हम यंग इटली कहते हैं. एंड ही हैड आल्सो फॉर्म ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स. और उनके गोल क्या थे? उनका गोल था सिर्फ इटली का यूनिफिकेशन था. इस जो यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी है इसका एक ही गोल था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 इन 1848 जो टू टाइम्स इनकी रिवोल्ट हुए थे जूसेपी मैज़िनी के यूनिफिकेशन इटली को लेकर, एक तो 1831 में हुआ था और एक 1848 में हुआ था. ये दोनों को दोनों क्या हो गए? दोनों को दोनों फेल हो गए. मीन दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पिडमॉन्ट अंडर इट्स रूल. किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू अ वॉर. अब क्या हुआ? जो 1831 और 1848 के अंदर जो जूसेपी मैज़िनी के जो प्रोग्रेस था, जो गोल्स था, वो टोटली फेल हो गया. अब जैसे ही वो फेल हुआ तो सार्डिनिया का पिडमॉन्ट का रूलर कौन था? किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड. ये आपको याद रखना है. तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने इटली की यूनिफिकेशन की पूरी लीडरशिप अपने ऊपर ले ली कि कोई बात नहीं, इससे नहीं हुआ तो कौन? इटली का जो यूनिफिकेशन है वो कौन करेगा? मैं करूंगा. पर इन्होंने एज ए नेशनलिस्ट होने के नाते उन्होंने क्या करा? रिवोल्ट्स करे और लोगों को साथ में जोड़ने के लिए उनकी जो थिंग्स थी वो वाइड स्प्रेड करी, लोगों को सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बनाया. पर उससे पॉसिबल नहीं हुआ. तो फाइनली जो किंग विक्टर इमैनुअल है, जो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, नया वे निकाला यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, वो था थ्रो वार. अब क्या करेंगे? ये थ्रो वार यानी जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ वैसे हम क्या करेंगे? हम इटली का यूनिफिकेशन करेंगे. In the eyes of the ruling elite of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब जो ये किंग था, ये भी मोनार्क था. अब इसने ऐसा क्यों सोचा कि जो यूनिफिकेशन है वो बाई पॉपुलेशन ना होकर बाई मोनार्क हो? तो इसके दो रीजन थे. पहला रीजन, जो इनकी मोनार्क की जो पावर है वो स्लो डाउन हो रही थी, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही थी, और उसको रीस्टेबलाइज करने के लिए और एज ए इकोनॉमिकल और पॉलिटिकली अपनी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने क्या करा? इन्होंने इटली यूनिफिकेशन का जो पूरी की पूरी लीडरशिप है वो खुद पर ली. तो इनकी नजर में क्या था? जो वो यूनिफाइड का जो इटली यूनिफाइड है वो इनको ऑफर क्या करेगा? पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल जो डोमिनेंस है वो इनको ऑफर करेगा. और इससे क्या होगा? जो इनका मोनार्क होगा वो और ज्यादा स्ट्रांगली स्टेबलाइज होगा. चीफ मिनिस्टर Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democratic. अब ये जो कावूर है, ये इनका नाम एज ए विलन है, पर ये विलन नहीं, ये बैक साइड हीरो है. अब जो कावूर है वो स्टार्टिंग से इटली से ही रहे हैं. उन्होंने काफी जितने भी रिवॉल्ट्स हुए हैं सब में इन्होंने बैक साइड यानी बैक स्टेज पार्ट करा है. और कभी भी ऐसा नहीं हुआ क्या ना इन्होंने इन फ्रंट ऑफ यानी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोनार्क के साथ में थे और अनऑफिशियली क्या चाह रहे थे कि जो रिवोल्यूशनरीज हैं, जो यूनिफिकेशन है वो साथ हो. पर ये जो है वो जो रिवोल्ट करते हैं ना उन पर भरोसा नहीं करते थे पूरा भी. अब ये चाहते थे कि जो यूनिफिकेशन हो, जो पॉपुलेशन हो, जो भी रूल्स अकॉर्डिंग टू हो, वो सारे के सारे क्या हो? अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी हो. पर ऑफिशियली ना होकर अनऑफिशियली यानी बैक साइड स्टेज हीरो थे ये एक तरह से. इन्होंने क्या करा? चीफ मिनिस्टर काउ हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई. अब इनके हाथ में क्या? इन्होंने बैक साइड लीड किया है उसको. यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वाज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेटिक. अब ना तो ये रिवोल्यूशनरी थे ना ये डेमोक्रेटिक थे. ये ऑलरेडी पहले से सत्ता के अंदर बैठे हुए थे पर चुपके चुपके से अपना काम कर रहे थे. लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन. अब इटली में रहते हुए भी जो वेल्दी जो ग्रुप था, जो एजुकेटेड ग्रुप था, वो क्या करता था? इटालियन बोलता था. पर उनसे कहीं ज्यादा अच्छी वो फ्रेंच
जो लैंग्वेज थे वो बोलते थे। इटली में रहने के बावजूद थ्रो ए ट्रैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कावोर, सार्डिनिया पिडमॉन्ट सक्सेस्ड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। अब यहाँ ध्यान से देखना हो क्या रहा है, जो एक टैक्टफुल अलायंस था उसके अकॉर्डिंग जो सार्डिनिया का पिडमॉन्ट तो किंग था, उन्होंने डिफीट करा किसको, ऑस्ट्रिया को। 1859 में ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया। पर इसकी जो पीछे का आइडिया था, जो पीछे की इंजीनियरिंग थी, वो किसकी थी, वो सारी की सारी कावूर की थी। मतलब ये क्या कर रहे हैं, अनऑफिशियली उस पूरे के पूरे आइडिया को लीड कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हो जो कावूर थे वो क्या सब वो करते थे, वो सपोर्ट करते थे इनका कि जो इटली का यूनिफिकेशन वो हो जाए। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। अब जैसे जूसेपी मैजिनी था वैसे जूसेपी गैरिबोल्डी भी थे, इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे। अब क्या हुआ, जैसे ही पिडमॉन्ट जो किंग ऑफ पिडमॉन्ट सार्डिनिया था, उन्होंने क्या है, उन्होंने वार डिक्लेयर करी। और वार डिक्लेयर करी तो बहुत सारे यानी अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप जो सैनिक नहीं थे, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटरीज, जो भी वॉलंटरीज थे वो सारे के सारे क्या आ गए, अंडर लीडरशिप ऑफ जूसेपी मैजिनी। यानी एक तरफ तो जो पिडमॉन्ट किंग है उनकी सेना चल रही है पूरी ट्रूप्स, और एक तरफ जो पूरे के पूरे वॉलंटरी है उनका भी सपोर्ट मिल रहा है उस किंग को। किसके अंडर में, किसके फेवर में, गैरिबोल्डी के फेवर में। एंड जॉइन द फ्रे, और पूरी की पूरी जो वॉर थी उसको क्या करा, ज्वाइन करा इस आर्म फोर्स ने। अब देख रहे हो ये आइडिया ना कैसे पॉपुलर हो रहा है। यानी जो किंग था सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, उसने सोचा कि जो मोनार्क सिस्टम करने के लिए मैं क्या करूं, इटली का यूनिफिकेशन करूं। पर वो आगे चले, साथ साथ में जो इटालियन रेवोल्यूशनर्स थे वो भी इनके साथ इंक्लूड हो गए। क्यों, क्योंकि इनका पूरे का जो मोटिव था वो एक ही मोटिव था, वो था इटली यूनिफिकेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out Spanish rulers। अब जैसे जैसे क्या हुआ, वो अपने वॉर के लिए मार्च कर रहे थे, तो मार्च करते करते 1860 में वो कहाँ पहुंचे, वो पहुंचे साउथ इटली, जहां क्या है, किंगडम ऑफ 2 Sicilies है। एंड सक्सीड, उन्होंने क्या सक्सेसफुल हुए सपोर्ट लेने में, किसका, जो वहां के लोकल पीजेंट्स थे। यानी जैसे वो मार्च कर रहे हैं, बीच में साउथ इटली आया, तो अब वो जहाँ के पूरे फार्मर्स थे ना, लोकल फार्मर्स, उन सबका सपोर्ट मिला है किनको, इन पूरे के पूरे आर्म्ड वॉलंटियर्स को। किसके अकॉर्डिंग, किसके अगेंस्ट मिला है, स्पेनिश रूलर्स के अगेंस्ट। यानी टू ड्राइव आउट ऑफ द ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, यानी जो स्पेनिश रूलर है उसको फिनिश करने के लिए जो ये पीजेंट्स का ग्रुप है वो भी इनके साथ शामिल हो गया, इसके साथ इंक्लूड हो गया। अब देखो, पहले किंग था, फिर जूसेपी मैजिनी के अंडर में बहुत सारी आर्म फोर्सेस हैं वो साथ में आ गई, पर इनके साथ साथ में इन्होंने विन क्या किया, जो ट्रस्ट है, जो किंग, जो पीजेंट्स का जो ट्रस्ट है वो उन्होंने क्या करा, विन कर लिया। वो जो पीजेंट थे वो भी इनके साथ में मार्च पे आ गए। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन among whom rated of illiteracy were very high। यानी जितनी भी इटालियन पॉपुलेशन थी, ध्यान से सुनना, जितनी भी इटालियन पॉपुलेशन थी मोस्ट ऑफ द इलिटरेट थी, यानी उन सबको पढ़ना नहीं आना था, मतलब अनएजुकेटेड थे। वर वेरी हाई, बहुत ज्यादा थे, यानी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इटली की थी वो अनएजुकेटेड थी। एंड रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि नेशनल आइडियोलॉजी आखिर में है क्या। बस वो तो क्या करें, उनका सपोर्ट कर रहे थे, पर किसी को भी पता नहीं था कि ये किस लिए जा रहे हैं। ना तो ये नेशनलिज्म की कोई आइडियोलॉजी जानते थे, ना तो ये नेशनलिज्म की कोई आइडियोलॉजी जानते थे, ना ही इन्होंने कुछ ऐसा सुना था। पर वो कैसे इनके साथ मार्च करने लगे, और पूरा का पूरा जो ग्रुप था इटालियन पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ द वो उनके साथ हो गया। वो देखो, द पीजेंट्स masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia। अब देखो, जो भी पीजेंट्स थे, जो मैंने कहा यहाँ द मोस्ट ऑफ द ग्रुप साउथ इटली के अंदर जो पीजेंट्स का ग्रुप था, उनको पता ही नहीं था कि जो गैरिबोल्डी को सपोर्ट कर रहे हैं, अब गैरिबोल्डी है कौन, है ना। उन्होंने कभी इटली का नाम भी नहीं सुना था, फिर भी वो इनके पीछे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, एंड बिलीव दैट ला टालिया, यानी इटालिया का जो
इटालियन वर्ड है वो है ला टालिया, वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। वो क्या है, वो जो किंग सार्डिना पिडमॉन्ट के जो किंग है विक्टर इमैनुअल, उनकी क्या है, वाइफ है। तो वो क्या सोच रहे पीजेंट कि भाई हाँ इनकी वाइफ है, हम उसको उनको फ्री करवाने जा रहे हैं। तो एज ए ह्यूमैनिटी वन के साथ में वे, पर एक्चुअली में ऐसा था क्या, नहीं एक्चुअली में ऐसा नहीं था। और उनके पूरे के पूरे जो पीजेंट का ग्रुप था उनको पता ही नहीं था कि इटली वर्ड क्या है और हम किस लिए गैरिबाल्डी के सपोर्ट में जा रहे हैं। उनको तो बस इतना पता था कि हाँ भाई जो हमारा किंग है विक्टर इमैनुअल, मैं उनकी वाइफ को क्या करवाने, फ्री करवाने जा रहे हैं। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो साथ में कंबाइन किसी थी, क्योंकि जो किंग था उसके प्रति उसके फेवर में जो नेशनलिस्ट था वो सारा का सारा उनके सपोर्ट में था। और इसीलिए वो क्या सोचते थे, भाई ये हमारा किंग है, हमें क्या करनी है, इनको सर्विस देनी है ना, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो इनकी वाइफ होगी तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको क्या करवाएं, फ्री करवाएं। तो अब देखो इटली जो यूनिफिकेशन था वैसे हुआ। अब ये बिफोर यूनिफिकेशन, मतलब यूनिफिकेशन से पहले क्या था, ये पूरा का पूरा रीजन अलग था। लोम्बार्डी, वेनिशिया, परमिया, मोडेना, ये पूरा का पूरा अलग था। पर जैसे यूनिफिकेशन हुआ ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये इटली में यूनिफाइड हो गया। क्या हो गया, ये पूरा का पूरा इटली में यूनिफिकेशन हो गया। यानी यूनिफिकेशन से पहले जो मैप ऑफ इटली है वो कुछ ऐसा दिखता था, और यूनिफिकेशन के बाद जो मैप ऑफ इटली है वो ऐसा हो गया। इटली आफ्टर यूनिफिकेशन द मैप शोज द ईयर इन विच डिफरेंट नेशन सीन इन फिगर फर्स्ट बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली। और जो जितने भी एरिया थे ये सारे, इसको छोड़कर ये सारे जो एरिया थे वो कैसे धीरे धीरे इटली का पार्ट बनते गए, है ना। जो वार हुई थी उस वार के अकॉर्डिंग। अब ये लास्ट क्या बचता है इधर, ये जूसेपी गैरिबाल्डी है। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आपको, है ना। तो जूसेपी मैज़िनी है, इज perhaps the most celebrated Italian freedom fighters. He came from family unengaged in coastal trade and was sailor in the merchant navy. और merchant navy में क्या थे, ये सेलर थे। एंड इन 1833 ही मेट मैज़िनी। और 1833 में ये किससे मिले, मैज़िनी मिले, मैज़िनी से, यानी जूसेपी मैज़िनी से जूसेपी गैरिबाल्डी की क्या हुई, मीटिंग हुई। एंड जॉइन द यंग इटली। और फिर इन्होंने क्या करा, जो यंग इटली ग्रुप था, जो सीक्रेट सोसाइटी थी किसकी, मैज़िनी जो मैज़िनी की, वो इन्होंने ज्वाइन कर ली मूवमेंट। एंड पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पिडमॉन्ट इन 1834। यानी जो अपराइजिंग हो रहा था, रेवोल्यूशन हो रहा था, उसमें क्या हुआ, वो ज्वाइन हो गए। एंड द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड एंड गैरिबाल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका। और जो अपराइजिंग था उसको क्या कर दिया, जो रिवोल्ट था उसको पूरी तरह दबा दिया गया, यानी वो कुचल दिया गया उसको। और जो गैरिबाल्डी को जो है वो कहाँ भागना पड़ा, साउथ अमेरिका भागना पड़ा। Where he lived in exile, जहां वो 1848 तक एक्साइल में रह रहे थे। और इन 1854 he supported विक्टर इमैनुअल किंग सेकेंड। अब 1854 में जैसे रिवोल्ट चालू हुआ इटली के यूनिफिकेशन के लिए, वो क्या कर रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे किंग विक्टर इमैनुअल, तो जो क्या थे, जो सार्डिना पिडमॉन्ट के रूलर थे। His effort to unify the Italian states in 1816, Garibaldi led the famous expedition of the 1000 to Italy, South Italy। यानी जो गैरिबाल्डी के फेवर में जो लोग जा रहे थे ना, जो पीजेंट्स थे, जो पूरा का पूरा आर्म्ड ग्रुप था, वो सारे फ्रेश वॉलंटियर्स कीप्ड ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपेन टिल देयर नंबर्स ग्रू टू अबाउट 30,000। और वो लोग तब तक उनको ज्वाइन करते रहे जब तक उनका ग्रुप कितना हो गया, 30,000 जो पॉपुलेशन का जो ग्रुप हो गया अंडर गैरिबाल्डी के अंडर में पूरा का पूरा। यानी जितने ट्रूप्स अंडर किंग में थे उससे कहीं ज्यादा 30,000 मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो किसके फेवर में थी, वो गैरिबाल्डी के फेवर में थी। और कहां जा रहे थे, इटली के यूनिफिकेशन के लिए। एंड दे वर पॉपुलरली नो एज रेड शर्ट्स। और जो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी 30,000 की, वो किस नाम से जानी गई, वो रेड शर्ट्स के नाम से जानी गई थी। एंड in 1867 Garibaldi led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacle to the unification of Italy। और जो लास्ट फाइट थी वो कहाँ थी, वो रोम में। The papal state where a French garrison was stationed, the red shirt proved to be no
match for combined French and Papal troops. It was only in 1870 when during the war with Prussia, France withdrew its troops from Rome that the Papal states were finally joined. और वहाँ क्या वो जो पूरी की पूरी वॉर है, जो रेड शर्ट्स है वो इनके साथ में आ गई, पर एक मोमेंट वहाँ है जहाँ इनको क्या होना पड़ा, उस आर्मी को पीछे होना पड़ा और वहीं से आगे जो इटली का यूनिफिकेशन का आइडिया था वो आगे चलकर आया। अब ये जो फोटो है वो इसी के नीचे है। इट शोज गैरिबॉल्डी helping King Victor Emmanuel of second of Sardinia Piedmont to pull the boot name Italy English curriculum of 1859। अब 1859 में ये बनाया गया है। अब देखो ये कौन है, इनको इंट्रोड्यूस किया है एज ए गैरिबॉल्डी। अब गैरिबॉल्डी क्या कर रहे हैं, जो किंग है इमैनुअल उनको एक शूज है, जो बूट है वो पहना रहे हैं। वो उस पर क्या लिखा है, उस पर इटली लिखा है, मतलब कि मोस्ट ऑफ जो हेल्प की गई थी, जो सपोर्ट किया गया था वो गैरिबॉल्डी का किया गया था। और गैरिबॉल्डी को एज ए सेलिब्रेटेड इटालियन रिवॉल्यूशनर था और इन्होंने क्या करा, मोस्ट ऑफ द सपोर्ट करा इटली के यूनिफिकेशन में। अंडरस्टैंड। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही होता है फिनिश। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो विजुअलाइजेशन आया एज ए फीमेल, जो हम स्टार्टिंग में देखेंगे 1848 का जो हमारा फ्रेडरिक सोर्यू का जो डायग्राम था उसके अंदर हमने एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखा। तो वो आइडिया कैसे पॉपुलर हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।